अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेकर आया हूं। इससे मैंने आपके लिए 50 एमसीक्यूज़ एक ही पार्ट में लाए हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको जेकेएसएसबी भी, एसएससी और उसके अलावा खासकर जो जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट का रिटन एग्जाम होने वाला है, उसमें ये एमसीक्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके अलावा आप जेकेएसएसबी या एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो ये एमसीक्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है वो इससे एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अलावा जेकेएसएसबी भी इससे क्वेश्चंस पूछती है और खासकर जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स के एग्जाम में भी इस टॉपिक को रखा गया है। आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनएक्टेड? आरटीआई एक्ट को कब पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाया गया? याद रखना, आरटीआई एक्ट को जो 2005 में लाया गया। देन उसके बाद 2005 में जब इसको लाया गया तो जम्मू कश्मीर में ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो वो आर्टिकल 370 था उसके होते हुए जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स वगैरह जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में जो वो 2019 के बाद इस एक्ट को लागू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। देखिए, जब 2005 में जो वो आरटीआई एक्ट को लाया गया उस टाइम ये एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया की लाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस टाइम जो वो आर्टिकल 370 था ठीक। 370 के होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यानी कि जम्मू कश्मीर में 2005 में जब आरटीआई एक्ट लाया गया तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एक्ट काम नहीं करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था। देन जब 370 हटा 2019 के बाद आरटीआई एक्ट को जो वो जम्मू कश्मीर में भी इनेक्ट किया गया। ठीक, आरटीआई एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि आरटीआई एक्ट के जरिए हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को देख सकती है, वो उसको पूरा राइट है, वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है गवर्नमेंट से कि कोई भी मतलब सेक्टर हो। कुछ अब उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जो एग्जाम्प्ट किया गया है, लेकिन बाकी मैक्सिमम में जो वो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा काम है वो कहाँ तक किया गया। चाहे वो फोटोग्राफी के जरिए वो उनसे मांग सकते हैं, या इमेजेस के जरिए मांग सकते हैं, या वीडियोग्राफी के जरिए, ठीक, या ऑडियोग्राफी, कहीं से भी उनसे जो वो डिटेल्स मांग सकते हैं। बहरहाल आपने जब आरटीआई एक्ट पढ़ा होगा, मैं उसमें बेसिक में ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है एमसीक्यूज आपको समझाना, वो मैं समझा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरटीआई एक्ट 2005? ठीक, आरटीआई एक्ट 2005 का लागू किया गया, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन पे आरटीआई एक्ट 2005 का जो वो लागू नहीं हुआ। ठीक, कौन कौन सेक्टर है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। एक है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आप चाहें तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप जो वो आरटीआई नहीं फाइल कर सकोगे। यानी कि आप उसमें जो वो उनसे नहीं पूछ सकोगे कि ये काम कहां तक पूछा, या कोई भी डिटेल आप उनसे नहीं मांग सकते हो। याद रखना वो कौन से, एक है हमारा इंटेलिजेंस का सेक्शन, और इसमें यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, आप सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस या इंटेलिजेंस जो सेक्टर हमारा है, आप उनसे जो वो, या आप उन सेक्टर्स में जो आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। बाकी पब्लिक सेक्टर पे भी आप जो वो आरटीआई फाइल कर सकते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। लेकिन जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, आप इनमें जो वो आप इन मतलब आप आरटीआई इनके लिए फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो रिकॉर्ड वगैरह होता है वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी का जो रिकॉर्ड वगैरह होता है उसको भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ टू रिप्लाई टू एन आरटीआई एप्लीकेशन? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने आरटीआई फाइल किया, ठीक, उसकी 10 रुपए है फी। ठीक, आरटीआई आपने फाइल किया, देन उसके बाद पीआईओ जो होते हैं, इनके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको इसी एक्ट के जरिए मतलब इसी एक्ट के जरिए उनको भी लाया गया था। पीआईओ जो है उनको आरटीआई जो फाइल हुआ उसका रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई करने के लिए कोई तो टाइम बाउंड उनको दिया होगा, याद रखो उनको दिया है 30 दिन तक का। यानी कि विद इन 30 डेज आप आरटीआई कहीं पे भी फाइल कर लोगे, विद इन 30 डेज आपको आरटीआई का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन अगर इन केस कभी इमरजेंसी हो तो उस कंडीशन में जो है वो 48 आवर्स में ही उनको आरटीआई का रिप्लाई देना होता है। लेकिन जनरली जो है वो विद इन 30 डेज आपको आरटीआई का रिप्लाई मिलेगा। अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हो जेकेएसएसबी या कहीं पे भी आप आरटीआई फाइल कर लोगे तो विद इन 30 डेज जो वो पीआईओ जो है उनको जो आरटीआई का रिप्लाई देना है। और अगर इनकेस इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे तो उनको उसका भी रिप्लाई देना है कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द फी फॉर फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन? आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कितनी फी भरनी पड़ती है? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। याद रखना, आरटीआई फाइल करने के लिए जो है 10 रुपए की फी यहाँ पे रखी गई है आरटीआई एक्ट 2005 में ही। ठीक, आपको 10 रुपए फी भरना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन केस ऑफ ए लाइफ और लिबर्टी, इन केस ऑफ ए लाइफ और लिबर्टी रिलेटेड क्वायरी द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यूजुअली तो 30 डेज के अंदर अंदर जो आरटीआई का रिप्लाई देना होता है, लेकिन अगर इनकेस सिचुएशन सीरियस हो, जैसे कि किसी की जिंदगी का सवाल है,
किसकी लिबर्टी का सवाल है, ठीक। तो उस कंडीशन में विद इन 48 आवर्स जो वो आरटीआई का रिप्लाई पीआईओ को जो वो देना पड़ता है, विद इन 48 आवर्स। याद रखें जनरली जो वो उनको जो है वो 30 डेज का तक का टाइम दिया जाए, लेकिन अगर कि जिंदगी का मसला है या लिबर्टी का मसला है तो उस कंडीशन में यानी कि सीरियस इशू अगर है तो विद इन 48 आवर्स इनको जो वो रिप्लाई देना होता है आरटीआई का, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ पेनल्टी फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू एन आरटीआई एप्लीकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अभी आर्टिकल, आप में से किसी ने आरटीआई फाइल किया लेकिन पीआईओ जो है वो आर्टिकल का रिप्लाई नहीं दे रहे, जो इनको टाइम बाउंड दिया है 30 डेज का, तो उस कंडीशन में जो है वो जो पीआईओ होगा उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, याद रखना वो देनी पड़ेगी 250 पर डे। याद रखना अगर फॉर एग्जांपल 30 दिन तक का टाइम दिया है कि विद इन 30 डेज जो है वो पीआईओ को जो रिप्लाई देना है आरटीआई का, फिर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भी देना, नहीं दे रहा है तो भी उसका रिप्लाई देना और रीजन भी लिखना है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर इन केस वो नहीं दे रहा है विद इन 30 डेज, उसके बाद जो वो हर दिन उसको 20-20 रुपए का जो वो जुर्माना लगेगा, पेनल्टी उसको लगेगी। फिर जितना दिन वो लेट करेगा, 10 दिन करेगा तो 2500 लगेंगे, उसी तरह से 20 दिन करेगा तो 5000 लगेंगे। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, जितने दिन वो लेट करेगा तो उतना दिन उसको जो वो 250 पर डे के हिसाब से उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको जिसने आरटीआई फाइल किया होगा, ठीक। वो पेनल्टी मतलब किसको देनी की पीआईओ जो होंगे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सीआईसी, ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। सीआईसी जो होता है वो आरटीआई एक्ट के जरिए ही उसको भी अपॉइंट किया जाता है। अब उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा या पार्लियामेंट करेगा। याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही अपॉइंट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एग्जेम्प्ट्स सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे इंटेलिजेंस का या सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, आप उनके लिए आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। अब ये तो आप कह रहे हो कि नहीं फाइल कर सकते, लेकिन उसके लिए तो कोई तो सेक्शन, कोई तो रूल वगैरह लिखा होगा आरटीआई में। तो यह में सेक्शन 8 जो आरटीआई एक्ट 2005 का है वो ये कह रहा है कि जो सर्टेन जो सेक्टर्स है जिसमें हमारा सिक्योरिटी है या अब हमारा जो इंटेलिजेंस का सेक्टर है, आप उनके लिए आरटीआई क्लेम नहीं कर सकते हो, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन अपनी जो वो पब्लिक के लिए, ठीक, सेक्शन 8 के अंदर, ठीक। जब आप आरटीआई एक्ट को पढ़ोगे आप उसके सेक्शंस को भी पढ़ लोगे, उसके आर्टिकल्स को भी पढ़ लोगे, सॉरी सेक्शंस और सब सेक्शंस को आप उसमें पढ़ लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैव, ठीक, इंक्लूडिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। देखो जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी जो हमारा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक। एक है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो अलग है, एक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक। उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। याद रखना उसमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 11 मेंबर्स, 10 होते हैं, एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो कुल मिला के 10 और 1 जो है वो बनते हैं यहाँ पे हमारे जो है वो कितने वो बनते हैं हमारे 11, ठीक। 11 इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं और उन 11 में से एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये स्टेट में भी बने होते हैं और सेंट्रल के लेवल के पे भी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपॉइंट किया, तो कितने ईयर्स तक वो अपॉइंट किया जाएगा, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए या 3 साल के लिए। याद रखना उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर 5 ईयर्स, ठीक। 5 साल तक उसको अपॉइंट किया जाता है, 5 साल के बाद दूसरे को जो वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद डील्स विद एब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। कौन सा आरटीआई एक्ट मतलब कौन सा सेक्शन आरटीआई एक्ट का जो डील करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज का, ठीक। वो आप याद रखना सेक्शन 4 हमारा, ठीक। सेक्शन 4 जो वो ये डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज से, और सेक्शन 8 जो हमारा होता है वो डील करता है कि जो कुछ सेक्टर्स हमारे हैं वो मतलब उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। An appeal to the information commission must have made within how many days from the date of refuse of information by PIO। देखिए फॉर एग्जांपल आपने आरटीआई फाइल किया, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो रिफ्यूज कर रहा है, वो आपको नहीं दे रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो उस कंडीशन में आप लोग जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक, जो इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा है, आप उनको अपील कर सकते हैं, ठीक। आप उनको अपील कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि मैंने आरटीआई फाइल किया था लेकिन जो पीआईओ है वो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और जो टाइम भी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। याद रखना विद इन 30 डेज आपको जो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में जो वो आपको फिर अपील सबमिट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो वो इंक्वायरी बैठेगी, पीआईओ जो होगा वो उसको जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं आपको आरटीआई का रिप्लाई दे रहा।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। पूरे इंडिया में आरटीआई एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? ओनली इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन, एनी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फॉरेन सिटीजन। याद रखना आरटीआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, कहीं से भी, अमेरिका से कोई फाइल करेगा आरटीआई, हमें मांगेगा इन्फॉर्मेशन, वो नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन हैं वो ही आरटीआई एप्लीकेशन को जो है वो फाइल, जो आरटीआई फाइल जो उसको सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आरटीआई को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, अब देखिए मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आरटीआई सबमिट किया, पीआईओ जो है वो, अब उसको भी रूल्स रेगुलेशंस है, वो किस तरह से रिफ्यूज कर सकता है, यानी कि किस तरह से वो रिजेक्ट कर सकता है आपके आरटीआई को। तो कौन कौन सा मतलब यहाँ पे है, मतलब किस किस बुनियाद के बेस पे वो आरटीआई को जो रिजेक्ट कर सकता है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का मसला है तो उस कंडीशन में वो रिजेक्ट कर सकता है, या अगर इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग प्राइवेसी किसी की अफेक्ट हो रही है तो उस कंडीशन में वो कर सकता है, या अगर मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, कोई मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसको कर सकता है, या पब्लिक इंटरेस्ट का। याद रखना जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक, उसके बिना पे जो है वो जो आरटीआई एक्ट है मतलब पीआईओ जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है आपके आरटीआई को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन कैन ए सेकंड अपील बी मेड फॉर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने आरटीआई फाइल किया, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है, देन उसके बाद किस सेक्शन के अंडर जो है वो आप दूसरी अपील डायरेक्टली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कर सकते हैं। तो याद रखना वो है सेक्शन 19(3). ठीक, सेक्शन 19(3) के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेचुरी बॉडी अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर स्टेचुरी बॉडी कौन सी है? ठीक, वो आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे याद रखना, वो है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, ऑब्वियसली ये सेंट्रल ब्यूरो, सीबीआई तो नहीं होगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये भी तो नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी तो नहीं होगा। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये स्टेशनरी बॉडी है किसकी? आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, आरटीआई एक्ट के अंदर जो है वो टाइम लिमिट क्या है फर्स्ट अपील को सबमिट करने की? तो वो याद रखना, आप विद इन 30 डेज जो वो आप फर्स्ट अपील को जो वो सबमिट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द आरटीआई एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन। ठीक, आरटीआई एक्ट जो हमारा है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, किसमें? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट बॉडीज में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, या मल्टीनेशनल कंपनीज में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है वो उसका राइट आंसर है गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक, जो भी जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है, किस हिसाब से वो अपना जो भी कुछ है वो किस हिसाब से वो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है आरटीआई एक्ट के अंडर? अगर मतलब एक तो आपका है, अगर पीआईओ जो वो विद इन 30 डेज जो वो रिप्लाई नहीं करता तो उसको 250 पर डेज यहाँ पे जो जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी कितनी रखी गई है? 25,000। ठीक, 25,000 तक जो वो मैक्सिमम पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज्ड अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है आरटीआई एक्ट के जरिए या नहीं। ठीक, उसके लिए याद रखना उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, बट ओनली इफ थर्ड पार्टी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, इफ थर्ड पार्टी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक, ये याद रखना आप लोग जो है वो तीसरा ऑप्शन जो इसका है वो उसको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एन आरटीआई एक्ट डील्स विद सेवरेबिलिटी। ठीक, सेवरेबिलिटी जब वो आरटीआई का कौन सा सेक्शन डील करता है वो आप लोग याद रखना, सेक्शन 10 जो है वो सेवरेबिलिटी को डील करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन्फॉर्मेशन कैन बी डिनाइड इफ इट अफेक्ट्स। ठीक, इकोनॉमी, प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आरटीआई फाइल किया, वो आरटीआई आपका जब वो मतलब डिनाई किस बेस पे वो किया जाएगा? अगर वो अफेक्ट करता है इकोनॉमी को तो भी किया जाएगा, अगर वो प्राइवेसी किसी की अफेक्ट हो रही है तो उसमें भी उसको किया जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर उसे वायलेट हो रहे हैं तो उसको भी किया जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु कैन इम्पोज पेनल्टी
ऑन पीआईओ अंडर आरटीआई एक्ट। देखिए जो पीआईओ है, ठीक, पीआईओ ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी, आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया, अब उसको जो पेनल्टी देनी है वो कौन इम्पोज करेगा? तो वो याद रखना, वो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि सी पार्ट जो वो राइट आंसर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लैंग्वेज इन विच एन आरटीआई एप्लीकेशन कैन बी फाइल। ठीक, आरटीआई एक्ट, आप आरटीआई एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो तो उसमें कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? तो याद रखना उसमें कोई सी भी लैंग्वेज होगी। ठीक, एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, सभी लैंग्वेजेस में जो वो आरटीआई आप जो वो फाइल कर सकते हो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है which section of RTA Act discusses the procedure for disclosing partial information। ठीक, RTA Act का कौन सा सेक्शन जो वो डील करता है, ठीक, फॉर डिस्क्लोजिंग पार्शियल इन्फॉर्मेशन। ठीक, पार्शियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का, वो याद रखना, वो है हमारा सेक्शन 10। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है Can the RTA Act be used to seek reason for decision taken by public authorities। ठीक, पब्लिक अथॉरिटीज ने जो है कोई डिसीजन लिया, क्या आरटीआई एक्ट को हम उसमें भी यूज कर सकते हैं? उसमें भी हम जो आरटीआई फाइल करेंगे कि आपने क्यों ये डिसीजन लिया, तो उसका आप लोग याद रखना, बिल्कुल आप कर सकते हो, हम उसमें भी आरटीआई को जो है फाइल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 8 फर्स्ट ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 फर्स्ट जो है वो किसको डील करता है? तो 8 फर्स्ट जो है वो डील करता है किसको? कुछ प्रोविजंस हमारे जो है उनको एग्जेम्प्ट करता है। ठीक, मतलब एग्जेम्प्ट फ्रॉम, जो बी पार्ट है, लिस्ट एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक, मतलब कौन कौन से यहाँ पे सेक्शंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो आरटीआई 8 सबसेक्शन ए जो है वो सबसेक्शन 1 जो उसको डील करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, आरटीआई एक्ट के अंडर पब्लिक अथॉरिटीज की क्या ड्यूटीज यहाँ पे रहने वाली है? ठीक, इसमें उनको क्या ड्यूटीज है? उनको मेंटेन करना है रिकॉर्ड प्रॉपरली। ठीक, प्रॉपरली उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इंडेक्स फॉर्म में उसको मेंशन मतलब मेंटेन करना, और उसके बाद उसको ऑनलाइन भी अपडेट करके रखना है, ताकि अगर इन फ्यूचर आरटीआई कोई फाइल करता है तो वो आसानी से जो वो उसको रिप्लाई मिल जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिनाइड अंडर आरटीआई। ठीक, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आरटीआई के अंडर डिनाई की जा सकती है? वो याद रखना, वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो वो डिनाई किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द आरटीआई एनुअल रिपोर्ट। ठीक, आरटीआई एनुअल रिपोर्ट जो वो कौन पब्लिश करता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रखा गया है? तो याद रखना, वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो उसी का काम है कि वो एनुअली जो वो पब्लिश करेगा आरटीआई एनुअल रिपोर्ट को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का काम क्या है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के? इनको यहाँ पे हियर फर्स्ट अपील। ठीक, इनको क्या काम करना है? पहली अपील को हियर करना और उसका रेस्पॉन्स जो है टाइमली जो है वो दे देना। ठीक, व्हाट डज आरटीआई स्टैंड्स फॉर। ठीक, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरटीआई की एब्रीविएशन क्या है? राइट टू इन्वेस्टिगेशन है, राइट टू इंटेलिजेंस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इंक्वायरी। याद रखना, आरटीआई है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम आरटीआई। आरटीआई में किस बॉडी को एग्जाम्प्ट किया है? तो वो आप आंखें बंद करके टिक मार के आ जाओगे, नेशनल सिक्योरिटी या आर्मेड फोर्सेस को। तो किसको यहाँ पे जब वो एग्जाम्प्ट किया गया है? तो वो है नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी को जब वो एग्जाम्प्ट किया गया है आरटीआई में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट एज अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो वो स्टेट का जो गवर्नर होता है वही अपॉइंट करता है, और सेंट्रल लेवल पे जो है वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही उसको अपॉइंट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर द आरटीआई एक्ट ए पर्सन कैन नॉट रिक्वेस्ट। आरटीआई एक्ट के अंडर पर्सन क्या रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर ओन पर्सनल केसेस या रीजंस फॉर गवर्नमेंट डिसीजंस, बिल्कुल उसको कर सकता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी कर सकता है। स्पेक्युलेटिव ओपिनियंस, किस इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका स्पेक्युलेटिव ओपिनियंस को जब वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, कैन द आरटीआई एप्लीकेशन फी बी विविड फ्रॉम सिटीजंस बिलो पॉवर्टी लेवल। यानी कि जो बीपीएल कैंडिडेट्स है, क्या उनसे आरटीआई की जो फी है वो ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी, सबसे फी ली जाएगी, 10 रुपए ही फी देनी है,
सबको देनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अपील इन द आरटीआई प्रोसेस। फर्स्ट लेवल अपील जो वो क्या है आरटीआई की प्रोसेस में, ठीक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या फर्स्ट अपील अथॉरिटी है या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या हाई कोर्ट है, तो वो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट अपील अथॉरिटी ही है, तो वो आप आंखें बंद करके टिक मार के आ जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टू ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है, इंक्रीज गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी है, प्रोवाइडिंग लीगल एड है या क्यूरेटिंग करप्शन है, ठीक। इसमें से जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो है लीगल एड, जो है वो उसको जो है वो यहाँ पे वो आरटीआई का जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है अंडर विच सेक्शन कैन ए पीआईओ रिफोर्स इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग सेवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक, सेक्शन 8 फर्स्ट ए, ठीक है, मैंने अभी आपको बोला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैन एन एप्लीकेंट सीक ओपिनियंस ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स थ्रू आरटीआई, ठीक, पब्लिक ऑफिसर जो है वो मतलब पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या उनकी जो पर्सनल ओपिनियंस हैं क्या वो आरटीआई के जरिए हम जान सकते हैं। याद रखना बिल्कुल वो हम जो वो बिल्कुल भी नहीं जान सकते, उनके जो पर्सनल ओपिनियंस हैं उनको हम नहीं जान सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड टू द पीआईओ टू रेस्पॉन्ड इफ इंफॉर्मेशन फॉर कंसर्न्स द लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। वो है आपका 48 आवर्स। अगर मसला सीरियस है तो उस कंडीशन में जो वो विद इन 48 आवर्स जो वो पीआईओ को जो वो रिप्लाई देना है आरटीआई का, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड ड्यूरिंग आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन को डिनाई किया जाता है, तो वो यहाँ पे है। एक है यहाँ पे इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग प्राइवेसी, इसको भी ये भी राइट आंसर नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी भी नहीं है। इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, इसका यहाँ पे नन ऑफ द अबोव, ठीक, क्योंकि लिबर्टी वाला जो है इसको भी डिनाई किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी वाला भी डिनाई किया जा सकता है और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट वाला भी डिनाई किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच सेक्शन मैंडेट दैट एवरी पब्लिक अथॉरिटी शुड मेंटेन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, ठीक। कौन सा सेक्शन कह रहा है कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज है वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, यानी कि उनका जो भी डेटा है वो कंप्यूटराइज वो अपडेट होना चाहिए, ताकि आरटीआई के जरिए हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, फोटोग्राफी के फॉर्म में या पीडीएफ या वीडियोग्राफी के फॉर्म में उसको जो वो दे सकते हैं। याद रखना वो हमारा सेक्शन 41A है। यही कह रहा है कि जो जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको जो है वो मेंटेन करना है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, उन सभी को जो है मेंटेन करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सीकिंग राइट अंडर आरटीआई, ठीक। आरटीआई के अंडर कौन सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सीकिंग नहीं है, तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो वो यहाँ पे डिमांडिंग क्लैरिफिकेशन ऑन पॉलिसीज, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कैन ए पीआईओ चार्ज एडिशनल फी फॉर प्रोवाइडिंग आरटीआई इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक। क्या पीआईओ जो है वो एडिशनल फी भी मांग सकता है? बिल्कुल वो मांग सकता है, अगर सर्टेन बेसिस पे जो वो मांग सकता है, कुछ उसके लिए प्रोविजंस हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ एन आरटीआई एक्ट अलाउज फॉर द रिजेक्शन ऑफ ट्राइवोलस और वैक्सेशियस रिक्वेस्ट, ठीक। कौन सा सेक्शन इसको डील करता है? वो सेक्शन 7 सब सेक्शन 9, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सेवरेबिलिटी रेफर्स टू अंडर आरटीआई, ठीक। अंडर आरटीआई सेवरेबिलिटी किसको रेफर करती है? वो रेफर करती है प्रोवाइडिंग ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एग्जाम्प्टेड, ठीक। वही इंफॉर्मेशन आपको जब वो दे सकते हैं जो एग्जाम्प्ट नहीं की गई है, तो उसी को जब वो डील करता है सेवरेबिलिटी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट आउटलाइन इज द राइट टू अपील, ठीक। कौन सा सेक्शन यहाँ पे राइट टू अपील को आउटलाइन करता है? वो सेक्शन 19 हमारा है, ठीक। इसी के साथ साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगले वीडियोस में मैं आपके लिए इसके दूसरा पार्ट भी लाऊंगा और बाकी टॉपिक्स को भी डिस्कस